क्या है? प्रारंभिक की प्रसार और परिभाषा है ना। दूसरा में काश्तकार है का वर्गीकरण 4 से 8 अध्याय। तीसरा में क्या है? अधिभोगी रैयत 9 से 15। चौथा में क्या है? गलत हुआ है कुछ। काश्तकारों के बाद यहाँ भूधारक होगा ना जी। क्या आप लोग रिवीजन कर रहे हैं? तो जब यहाँ लिख रहे हैं तो वहाँ फिर विरोध करना चाहिए कि नहीं? कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? गुड। ये होगा 9 से 15 और ये होगा अधिभोगी रैयत 16 से 36। हम लोग यहाँ जाके अटके हैं लगभग 25-26 में। कल यहीं तक गया था ना? हाँ, क्या सब गायब हो गया? अच्छी बात है। सोलह में क्या है बताइए? सोलह में क्या है? खेती करना रहेगा। 12 साल तक अगर कोई काम कर रहा है किसी खेत में तो वो खेत उसी के नाम पर आगे भी वो वही कर पाए, मतलब करेगा। ये प्रावधान है 16 में। 17 में जो बंदोबस्त है, बंदोबस्त की परिभाषा, बंदोबस्त रैयत की परिभाषा हम लोग को 17 में आता है, जिसमें कहा जाता है अगर कोई ये एक लागू होने के पूर्व या बाद अगर 12 साल कोई कंटिन्यू कर रहा है अपना खेती बाड़ी किसी जोत पे, तो उसी का मतलब उसको बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई रैयत 3 साल तक अगर खेती करता है तो उसको भी बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। ये 17 में लिखा हुआ है। 18 में बोल रहा है, यहाँ 17 में है सिंपल बंदोबस्त का बात हो रहा है। 18 में है कि कोई भूमिहारी या खुदकट्टी अधिकारी उस टाइप से अगर कोई रैयत है तो उसका बंदोबस्त हम लोग का 18 में है। 19 में है कि यहाँ जो बंदोबस्त हुआ दोनों का यहाँ विशेष अधिभोग अधिकार रहेगा। ये हम लोग का 19 में है, ठीक ना? और अधिभोगी अधिकार रहेगा हम लोग का 19 में। किसका? 17 और 18 का। जब ये अधिभोग करने का अधिकार होगा रहेगा तो 20 में बोलेगा कि यहाँ जो भूस्वामी होगा उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भूस्वामी का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आएगा 21 में है कि वो अपना भूमि के जोत का उपयोग से संबंधित है। ये हम लोग का 21 में है। 21 का काम है, फिर 21 का ईंट कपड़ा सब इसी में हो जाएगा। 21 का काम है वृक्ष से संबंधित है। यहाँ ईंट कपड़ा जलाशय जो भी मत्स्य पालन है, अगर और इसमें अगर टैक्स टाइम पे दे देता है तो जितना भी उत्पादन होगा उसका 9/11 9/20 भूस्वामी के पास और 11/20 रैयत के पास जाएगा। उसी तरह से 21 का क्रम है, ये वृक्ष से संबंधित है। जो भी वृक्ष लगाएंगे या जो भी अपनी जोत में लगाया जाएगा उसका जो अगर बेचेंगे तो उसमें अगर लकड़ी मतलब कास्ट वाला वृक्ष रहेगा, लकड़ी वाला, तो ये 50% जाएगा भूस्वामी और रैयत। और अगर उसके बाद बाकी उत्पाद जो होगा वन उत्पाद उससे संबंधित जो भी फल फूल कंद मूल जो भी आएगा उसके लिए फिर 9/20 भूस्वामी और
11/20 रैयत के पास चला जाएगा। 22 में हम लोग पढ़े हैं कि अगर यहाँ अधिकार दिया गया तो अभी क्या इसको हटाया नहीं जाएगा, बेदखल नहीं किया जाएगा। बेदखल नहीं किया जाएगा मतलब है कि उपायुक्त के कहने पर ही केवल बेदखल किया जा सकता है, वरना क्या होगा, बेदखल नहीं होगा। 23 में क्या है, क्या हुआ जी 23 में, तेईस 24 25 26 ना। 23 में अगर इस टाइप से जमीन जो है और यहाँ पे भूस्वामी की मृत्यु हो रहा है तो उसका जो उत्तराधिकार है उसको वैसे ही मिलेगा जैसे बाकी संपत्ति मिलता है, उसका मतलब विरासत में मिलता है, उसी टाइप से ये जमीन भी विरासत में ही मिलेगा। 23 में ही है ना। 23 का काम है आपका कि अगर वो दान विक्रय जो भी करता है, तो दान विक्रय अगर कर रहा है तो उस स्थिति में भी जो है वो भूस्वामी के वहां होगा। ये 23 में लिखा हुआ है। 24 में होगा लगान से संबंधित है। क्या है 24 में, हाँ, लगान जो है वो भूस्वामी वसूली करेगा अपने समय पर, वही है ना, वही है कि कुछ और है। ट्वेंटी 24 में क्या है, लगान एक निश्चित समय में या निर्धारित समय में भूस्वामी वसूली करेगा, यही है ना। 24 के ए में होगा कि अगर लगान का मतलब अगर जोत का विभाजन होता है तो लगान में भी क्या होगा, विभाजन, और मतलब आनुपातिक विभाजन होगा। जैसे 13 में था भूधारक से संबंधित लगान का उपविभाजन हो रहा है, और 24 का कम है अधिभोगी रैयत का। तो अगर जोत का विभाजन होगा तो लगान में भी लगान का भी विभाजन होगा, मतलब एक अनुपातिक विभाजन होगा। बताए थे 21 से अगर 25 एकड़ है तो 25 एकड़ में जितना देता था उतना, फिर अगर वो उसको 21 एकड़ है और 4 एकड़ वो दान में देता है तो उसको सिर्फ 21 एकड़ का ही देना होगा, बाकी 4 एकड़ जिसके नाम पे हस्तांतरित किया गया उसको देना होगा। 25 में हम लोग पढ़े थे, अगर समिति या किसी ने भी निर्धारित किया गया कि हाँ लगान सही है तो आगे भी वही रहेगा, यही बात किया था ना 25 में। एक अगर लगान जो निर्धारित किया गया है अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन है, उसमें किसी कमेटी का अगर कोई उसमें फैसला नहीं आता है कि लगान गलत तरीके से या ज्यादा लिया जा रहा है, अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, अड़चने नहीं आ रही है, तो जो लगान है वही चलता रहेगा। ये किस में बोल रहा है, 25 में। 26 में बोला जा रहा है कि अगर किसी विधि के द्वारा पहले से ही उसमें किया गया कि आपका टैक्स बढ़ेगा, लगान बढ़ेगा, तो उसी निधि के तहत ये क्या होगा, टैक्स लगान जो है लगान में वृद्धि होगी। मतलब अगर पहले नियम में बता दिया है कि एग्रीमेंट में कर दिया गया कि हर 5 साल या हर 10 साल इसका टैक्स बढ़ेगा, इस जमीन का 0.5% समथिंग जो भी है, तो उसी में वो मतलब वही बना रहेगा, उसमें कोई फिर फेरबदल नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात, अगर भूस्वामी क्या अपना फायदा चाहेगा, अगर अपना फायदा अगर पहले वो कर चुका है कि इतने दिन बाद मेरा इतना रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट होगा, तो क्या वो कोई कम करना चाहेगा। सिंपल ऑटो वाले जब पेट्रोल बढ़ाता है तो 10 रुपये 5 रुपया बढ़ा देता है, लेकिन जब कम होता है तो क्या वो
फिर पैसा कम करता है क्या? नहीं करता। तो सेम चीज यहाँ कि अगर लगान पहले बोल दिया कि ये जमीन अगर कोई लेना है तो ले सकते हो, लेकिन इनका हर 5 साल या 10 साल में 0.5% या 1% बढ़ेगा, तो पहले वो एग्रीमेंट कर चुके तो जारी रहेगा। 27 27 क्या बोल रहे हैं बताइए? 25, 26, 27 रैयत इसमें लगान में जो वृद्धि होगा उसके लिए क्या नीति होनी चाहिए या क्या रीतियां होगी, तो इससे संबंधित है। तो रैयत में लगान वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? केवल और केवल तो सामान्य तो जो भी लगान की वृद्धि होगा वो निर्धारण कौन करेंगे? उपायुक्त। तो अगर उपायुक्त निर्धारण करेगा तो उपायुक्त क्या अपने अनुसार करेगा या वहां पे कुछ उनको पास डिटेल्स रहेगा कि हाँ इतना एरिया है, ये उपजाऊ भूमि है या अनुपजाऊ है, खेत जो है बहाल है या बाढ़ है, वो सब देखा जाएगा तभी ना होगा। तो इसलिए इसके लिए क्या होगा, इसके पास फिर विवरण ये मांगेंगे, विवरण उपायुक्त। और ये लगान वृद्धि बोल रहा है, तो लगान वृद्धि करना चाह रहे तो भूस्वामी चाहेगा या रैयत चाहेगा? अरे मैं मालिक हूं और लगान बढ़ाना है तो मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, तो मैं भूस्वामी मुझे चाहिए ना। तो इसका विवरण कौन देगा? भूस्वामी देगा। किसको देगा? उपायुक्त को। ये जो है ये हम लोग का केस नंबर हुआ धारा 28। अब जो ये उपायुक्त के पास से जो विवरण आया, अब ये किसको बताया है कि आप लोग का भी टैक्स बढ़ने वाला है? उपायुक्त फिर रैयतों को बताएगा ना कि भूस्वामी ने आप लोग का टैक्स बढ़ाने के लिए हमें मतलब ये किया गया, रिपोर्ट दिया है। तो उपायुक्त फिर वो किसको बताएगा? फिर ये वाला रैयतों को। तो ये होगा हम लोग का 29। कितना? 29। और अब चूंकि रैयतों को टैक्स बढ़ाना है और एक ही बार उतना टैक्स तो नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए टैक्स जो बढ़ेगा, लगान जो बढ़ेगा, वो बोल रहा है उपायुक्त को ठीक है अगर आप एक बार में नहीं दे पा रहे हैं तो धीरे धीरे मतलब क्रमिक रूप से आप दे सकते हैं। तो क्रमिक रूप से टैक्स बढ़ा देना है, मतलब एक साथ नहीं दे रहे हैं तो क्रमिक रूप में टैक्स देना है। ये कितना नंबर हुआ? 30। यहां तक कुछ डाउट दिख रहे हैं नीचे तक? हाँ, यहाँ 27 से यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? 27 से लेकर 30 तक ये एक ही कॉन्सेप्ट पे बनेगा। 27 में बोला गया कि जो लगान है वो लगान बढ़ाने की रीति मतलब नीति की कैसे बढ़ाना है। तो जनरली ये हम लोग का उपायुक्त ही करता है ये काम, ठीक ना? तो लगान वृद्धि के लिए सामान्य तो कौन कर रहा है? उपायुक्त कर रहा है। अब चूंकि उपायुक्त कर रहा है तो उपायुक्त तो अपने अनुसार तो नहीं करेगा ना, उसके लिए कोई उसको आवेदन देगा। तो आवेदन कौन देगा कि हमें लगान बढ़ाना है? भूस्वामी आवेदन देगा। तो आवेदन देगा तो सिर्फ आवेदन में कुछ ना कुछ तो लिखना होगा ना। तो उसमें क्या रहेगा? आवेदन पत्र में विवरण रहेगा उस जमीन का, कितना एकड़ है, कौन से एरिया में है, नदी के किनारे है या टार में है। नदी के किनारे है तो ज्यादा बढ़ाना है, टार में है तो नहीं बढ़ाने से भी चलेगा। तो सब यहाँ विवरण कौन दिया? भूस्वामी। किसको? उपायुक्त को। ये कितना नंबर में हो रहा है? धारा 28 में। अब जो रिपोर्ट आवेदन जो आया उपायुक्त के पास, तो उपायुक्त अपने पास नहीं रहेगा क्या? एक्चुअली ये किसको? रैयत को भेजेगा, क्योंकि रैयतों को देना पड़ेगा। तो अब ये आवेदन किसको भेजा? फिर ये रैयतों को। अब ये रैयतों को लगा, और चूंकि ये लोग तो काम करना है भाई, पेट का सवाल है, तो जो भी अगर टैक्स बढ़ाएगा तो अभी तो काम करना ही होगा, नहीं तो कहाँ मिलेगा?
सबको टैक्स बढ़ा रहे तो ये लोग स्वीकार करेंगे। तो ये जो आवेदन जो ये लोग दिए भूस्वामी, वो आवेदन पत्र वापस किसके पास जा रहा है? रैयत के पास। धारा 29। अब उपायुक्त थोड़ा मतलब चूंकि लोकतांत्रिक या फिर जो है रैयत, तो अभी तो एक ही बार नहीं इंटरेस्ट दे पाएगा ना। तो क्या कह रहा है कि उपायुक्त ठीक है, आप एक बार में नहीं दे पाते तो क्रमिक रूप से 3 महीने करके 6 महीने करके थोड़ा दीजिए, अगर एक बार में नहीं दे पा रहा है। तो ये कितने नंबर में है? समझ में आया यहां तक? देखिए यहाँ थोड़ा चैप्टर धारा ज्यादा है, तो जहां जहां से हम लोग को जो अध्याय है, अध्याय के बीच में भी हम लोग को काटना पड़ेगा, मतलब समझने के लिए। जैसे अभी 27 हम लोग जो पढ़े, 27 से लेकर 30 तक, ये पूरा एक ही कहानी है, मतलब एक ही पैराग्राफ जैसा है कि नहीं? हाँ, तो 30 के बाद 31 32 हम लोग को नहीं देखना है। पहले क्या बताया था कि सीएनटी में हम लोग हर एक धारा को नहीं करेंगे क्योंकि बहुत धाराएं हैं। तो डायरेक्ट आइए आप 33 में। उड़ान में भी वही 33 दिया है क्या? हाँ, तो पतंजलि में हालांकि 31 32 भी दिया हुआ है, तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं वो सब। तो 33 में क्या है कि भूस्वामी, क्या लिखा है? भूस्वामी रैयत के जोत के लगान में कमी संबंधी, लगान की कमी है ना? लगान की कमी है कि क्या है? एक मिनट, इसमें लिखा हुआ है भूस्वामी लगान की वसूली करेगा। तो लगान की वसूली कौन करेगा? और 33 के ए में जो है ना, ये लगान में कमी है। सर इसमें तो 33 नहीं दिया हुआ है, 33 को दिया हुआ है। हाँ, तो 33 का जो क है वो लगान में कमी के बारे में बता रहा है। लगान में कमी 31 का क, और 33 क्या है? क में लगान में कमी, और 33 जो होगा भूस्वामी लगान की वसूली करेगा। समझ में आया? लगान में कमी कर रहा है, तो ये अपने से करेगा या किसी उपायुक्त के माध्यम से करेगा? सेम जो 27 से 30 गए वही यहाँ पे भी रिपीट होगा। तो लगान में कमी होगा, इसका विवरण बनाना होगा। विवरण मतलब आवेदन पत्र देना होगा यहाँ पर भी। और ये किसको देगा विवरण बना के? उपायुक्त को देगा। तो ये कितना में हो रहा है? विवरण देके जो उपायुक्त को दे रही है 34। अब उपायुक्त जो है ये आवेदन को कहा किसके पास भेजेगा? उपायुक्त जो है वो आवेदन किसके पास भेजेगा? रैयत ने तो भेज दिया। लगान में कमी करना है। मैं लगान नहीं दे पा रहा हूँ, मैं रैयत हूँ, तो मैं किसको आवेदन किया? उपायुक्त को। अब उपायुक्त किसको बोलेगा कि ये लोग लोन मतलब लगान नहीं दे पा रहे? भूस्वामी को। तो ये कहाँ जाएगा? आवेदन भूस्वामी के पास चला जाएगा। तो ये कितना नंबर का होगा? 35। इसका 36 में क्या है देखे तो कुछ है क्या? 36 में बोलता है कि उपायुक्त के आदेश से ही, मतलब यहाँ पे भी तो उपायुक्त ही यहाँ ये कर रहा है ना, और उसमें भी कर रहा है। तो उपायुक्त ही लगान या तो कमी या वृद्धि, मतलब लगान में वृद्धि या कमी कौन आदेश दे सकता है? ये
तो उपायुक्त के आदेश से ही हम लोग का जो लगान है या तो उसमें वृद्धि होगा या फिर कमी होगा। ये हम लोग का 36 में है। तो ये जो हम लोग का अध्याय 4 था, कहाँ से कहाँ तक था? तो ये कहाँ से कहाँ गया? 33 से लेकर 36 तक ना। तो जनरली 35 तक हम लोग का एक ही कहानी में हो रहा है, 36 तक अलग से कहानी हुआ। तो ये जो कहानी जो सिनोप्सिस बना है इसी तरीके से हम लोग को याद रखना है। गोस्वामी लगान की वसूली कर रहे 33, वो अलग पॉइंट हो रहे। 33 में लगान में कमी, तो लगान में कमी तभी होगा, ये 33 के में बोल रहा है, जब वो विवरण किसको देगा? उपायुक्त। तो विवरण या आवेदन उपायुक्त को देगा। ये कौन सा धारा में है? 34। अब जो उपायुक्त के पास जो आवेदन पत्र आया तो अभी तो जो विवरण है किसको भेजिएगा? गोस्वामी बोल रहा है कि ये तो लोग अभी दे नहीं पाएंगे, ये लोग आवेदन दिए हैं, तो ये किसको दिया? ये गोस्वामी 35। अब उसके बाद फाइनल जो उसका आदेश आएगा, या तो बढ़ाना है या घटाना। जो 27 से लेकर हम लोग का जो 35 तक चला है, 27 से लेकर 35, 27 से 30 क्या था हम लोग का? लगान में वृद्धि का प्रोसेस। और 33 से 35 तक लगान में कमी का प्रोसेस। दोनों में बोल रहे आदेश किसका रहना? कौन आदेश देगा? 36। हाँ, समझ में आ गया ना? अरे इधर खत्म। कुछ डाउट? क्या हुआ जयदेव दा, समझ में आ रहा है कि नहीं? अध्याय कितने? अध्याय 5 ना। धारा एक ही धारा इसमें 37। और ये क्या है? खूंट कट्टी अधिकार युक्त रैयत, यही है ना। और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है आपको। इसमें लिखा हुआ है कि जो अधिभोग रैयत है उसके जो भी उपबंध है वही उपबंध किसके प्रति होगा? खुटकट्टी अधिकारयुक्त रैयत। बस यहाँ खुटकट्टी अधिकारयुक्त रैयत क्या है ये तो आप लोग बता दीजिए, कल पढ़ाया हूं। क्या है बताइए? खुटकट्टी अधिकारयुक्त रैयत का मीनिंग क्या होता है? वैसे रैयत जो खुटकट्टी मतलब जो मुंडारी जमीन जो बनाया गया है उसको अधिग्रहण कर रहा है, समझे ना? मतलब जो खुटकट्टी मतलब खुटकट्टी किसने? जो मुंडा लोगों ने बनाया, वो जमीन को जो अधिकार मतलब जो अधिकार प्राप्त कर रहा है वैसे रैयत को हम लोग खुटकट्टी अधिकारयुक्त रैयत कहेंगे। तो ये उनका जो प्रावधान है वो सभी प्रावधान किसके आधार पर होगा? मतलब समरूप होगा किसका? अधिभोगी रैयत। जो भी उपबंध हम लोग अभी पढ़े अध्याय 4 में वो सभी उपबंध किस में भी होगा? 37 मतलब खुटकट्टी अधिकारयुक्त रैयत पर भी वही प्रोसेस होगा। अगर यहाँ लगान बढ़ाना है खुटकट्टी अधिकारयुक्त रैयत में तो सेम वही प्रोसेस से बढ़ेगा, कम करने तो भी वही प्रोसेस। लेकिन यहाँ एक चीज है, ये जो एक्ट लागू हुआ इसके 20 वर्ष पूर्व, अगर इसके 20 वर्ष पूर्व से अगर किसी का मतलब रजिस्टर्ड है, किसी का नाम रजिस्टर्ड है अपने ये में मतलब जमीनी में, तो उसका लगान में लगान वृद्धि नहीं होगा। सॉरी। तो एक्ट लागू होने से पूर्व अगर कोई 20 साल पूर्व उसका अगर रजिस्टर्ड है जमीन का तो उसका लगान में वृद्धि नहीं होगा। ये सिर्फ खुटकट्टी अधिकारयुक्त रैयत में ही है।
ये अधिभोगी रैयत में नहीं है, ये याद रखना है। दूसरा प्रावधान है, बाकी अगर ये तो 20 वर्ष पूर्व की बात बोल रहे हैं, बाकी और भी अगर खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत है उसका भी अगर लगान बढ़ाना भी है हुआ तो ये जो लगान बढ़ाना होगा ये अधिभोगी रैयत से अधिक नहीं होगा, ठीक ना। तो एक तो 20 साल से पहले का अगर जमीन में रजिस्टर्ड है तो वहां किसी भी तरीके का लगान में वृद्धि नहीं होगा खुटकट्टी रैयत पर। लेकिन अगर मान के चलिए कुछ नियम बन रहा है तो इससे में बाकी ये में जैसे 20 साल के बाद का कोई नियम बन रहा है तो इसकी स्थिति में भी अधिभोगी रैयत से अधिक इनका लगान नहीं होगा। समझ में आया? आया कि नहीं? अरे समझे कि नहीं आप लोग? सर ये मतलब जो आप समझे ये तो पहले स्टेप पर क्या बोले? फिर से बोलिए। खुटकट्टी आप बोले नहीं। हाँ पहले क्या था, पूरा एरिया जंगल था ना झारखंड में। तो जंगल में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, आवश्यकताएं बढ़ी तो खेती बाड़ी करना होगा खाने के लिए। तो क्या हो, जंगल को काट के प्लेन करना होगा, उबड़ खाबड़ जो था खेती करने के लिए करना होगा ना प्लेन। तो जो जंगल जो है वो काटेंगे तब ना एक समान जगह मिलेगा जहां पे खेती बाड़ी कर पाएंगे। तो जंगल काट के जो खेत बनाया जा रहा है, मतलब पहले जंगल तो खेत था, अगर सदान लोगों ने जो किया है उसको कोड़कर कहा जाता है, उसको कोड़कर भूमि कहेंगे। मुंडा लोगों ने, मुंडा जनजाति ने साफ करके जो खेत बनाया उसको खुटकट्टी कहा गया, और उरांव लोगों ने जो किए उसको कहा गया भुइंहारी। तो ये वही खुटकट्टी है जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, समझे? तो सर आपकी खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रही है। हाँ, मतलब जो मुंडारी लोगों ने जो जगह बनाया था, मतलब उस जमीन को जब कोई रैयत मतलब क्या ब्याज देके ले रहा है। हाँ, ब्याज देके वो जो ले रहा है इस जगह को कोई अपना अधिकार में ले रहा है। जैसे मान के चलिए ये है, ये इन्होंने बनवाया, ये किसी और को दे दिया, तो जो बी को दिया तो क्या होगा, खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत होगा, क्योंकि रैयत है किसी, समझ में आ गया ना। तो जो बी होगा इसके अधीन जो रहेगा बी, ये क्या है, खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत है। हाँ, लेकिन एक चीज अगर मान के चलिए ये खुटकट्टी अगर यहाँ से मुंडा ही रहेगा तो फिर होगा मुंडारी, फिर मुंडारी खुटकट्टीदार हो जाएगा। मतलब बी जो रैयत है वो मुंडारी ही होना चाहिए कि मतलब वो कोई भी उसमें आदिवासी होना चाहिए, उसमें आदिवासी भी होगा और सदान भी हो सकता है, क्योंकि बुक में ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मुंडा के लिए अलग से है कि अगर ये मुंडा होगा तो मुंडारी खुटकट्टी अधिकार युक्त होगा। हाँ तो सर, तो आप जब बोले बी जब रैयत हुआ तो फिर ये मतलब 20 वर्षों वाला अधिक ये मत समझे नहीं, ये जो 20 वर्षों से है। ठीक। ये एक्ट कब आया है? 1908 में। इसका 20 वर्ष मतलब कब हो रहा है? 1888 हो रहा है। तो कोई अभी झारखंड, अभी थोड़ी ना, झारखंड हम लोग कब से खेती बाड़ी चल रहा है यहाँ पे, लगभग झारखंड का जो 6ठा शताब्दी मतलब आपका महाजनपद काल के आसपास से यहाँ खेती शुरू हो गया, उसके पहले का ही है। लेकिन महाजनपद काल से हम लोग को ये मतलब लिखित साक्ष्य मिल रहा है कि उस टाइम खेती बाड़ी शुरू हो चुका है। तो उसके पहले का है, मतलब 6ठी शताब्दी है, तो उसके पहले अगर किसी का लिखित है कि ये जमीन मेरा है तो ऐसे में उसको फिर वो टैक्स लगा नहीं वृद्धि होगा, मतलब 1908 के 20 साल पहले की अगर है तो। अगर कोई रैयत है जो 1888 से पहले अपना नाम दर्ज करा चुका है तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या होगा, उसका नाम
मतलब लगान में वृद्धि नहीं होगा। और 1886 में क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम लोग का जो जमींदारी व्यवस्था आया था 1873 में आया स्थायी बंदोबस्त, तो उस टाइम क्या हुआ? अच्छा सॉरी, 1793 में हम लोग का स्थायी बंदोबस्त आया है। तो यहीं से तो हम लोग का जमीन का भूमि का नामकरण शुरू हो गया कि ये किसका जमीन है। तो उसी आसपास अगर कोई बन रहा है, मतलब इसके 20 साल पूर्व जो भी हो, तो उसमें कोई लगान में वृद्धि नहीं होगा। समझे? जी सर। सर फिर से कोई मैसेज क्या ज्वाइन कर? कौन है रे? ये लोग टाइमिंग नहीं पता है क्या? डिस्टर्ब होते हैं लोग। यहाँ किसी का नहीं है यहाँ रिक्वेस्ट। और ग्रुप में लिखा है कि मैं बहुत देर से ये कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं हुआ। इनका क्या नाम है देखे तो? वो तो हाथ जोड़ वाला ये है। हाथ जोड़ वाला है तो उसको रहने दीजिए। किन क्या? तो सैलिन तो ज्वाइन कर लिया है। नहीं तो हाथ जोड़ वाला ये दिख रहा है। नीरज आप ही जो मैसेज किया थे क्या? नहीं सर, हम ज्वाइन हो गया सर। तो कोई और होगा। उसके बाद सर अभी हाथ छोड़ दीजिए। फिर से उनको ये करने बोलिए, फिर रिक्वेस्ट भेजने बोलिए। यहाँ नहीं है रिक्वेस्ट। समझ में आ गया ना? जी सर। भेजा नहीं भेजा ना? मैसेज तो कर सर, मतलब जो रैयत रहेगा वो हाँ। रैयत ये 1888 से पहले अगर वो मतलब किसी से जमीन रैयत में लिया है तब हाँ। उसको मतलब लगान नहीं बढ़ेगा। उसका और लगान नहीं बढ़ेगा। हाँ, और झारखंड में जनरली 88 के बाद से कोई अगर उससे मतलब उदाहरण के रूप में ले रहा है तब उसका बढ़ेगा। बढ़ेगा। उसमें भी बढ़ा है, लेकिन उसमें भी अधिभोगी रैयत। वो तो कंफर्म नहीं है। हाँ, बढ़ना वो निश्चित नहीं है। अगर कभी उस टाइप से नियम बना भी तो भी अधिभोगी रैयत से ज्यादा नहीं होगा। समझे? और जो एक्चुअली भूमि का जो स्वामी था वो हम लोग 1793 से ही शुरू हुआ, जब अंग्रेज लोग आए। उसके पर वो सामूहिक जमीन रहता था। और तो दूसरा क्या बताया सर? एक अभी क्या बात है बताइए, कौन सा? वो हमने ये 20 वर्षों के बाद और एक तो क्या नहीं बोले? 20 वर्ष मतलब जैसे कि दूसरा था कि जब अगर नियम पारित हो रहा है कि टैक्स बढ़ाना ही है, तो जैसे वो 20 साल पहले वाले के लिए तो फिक्स है कि वहां नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद वाला में भी अगर बढ़ाना चाह रहा है तो अभी अधिभोगी रैयत जो है अधिभोगी रैयत से अधिक लगान नहीं होगा। मतलब जो अधिभोगी रैयत का जितना लगान होगा उससे अधिक नहीं होगा, अगर बढ़ाना भी पड़ा तो भी। समझे? हाँ। ये कितना अध्याय था? 5। छठा में आइए। अनाधिभोगी रैयत है क्या? हाँ सर। अनाधिभोगी रैयत 37, 38 से लेकर 42, यही ना? जी सर। अनाधिभोगी रैयत का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए आप लोग। अनाधिभोगी रैयत का मतलब है कि वैसे रैयत जो अपना जो उत्पादन करेगा उसका उपभोग नहीं कर पाएगा, यही चीज ना? हाँ। अरे हाँ कि ना? तो ठीक है, लेकिन मान के चलिए कोई रैयत है, ये रैयत है, ये कोई खेत में काम कर रहा है और उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, तो क्या उसका जीवन चलेगा? तो कोई ना कोई किसी न किसी प्रथा के रूप में उसको कहीं से ना कहीं दूसरा जमीन भी मिलता ही होगा। हाँ कि नहीं? कहाँ सो जाते हो आप लोग? हाँ ना करिए तो ठीक है, नहीं तो सीधा पहुंचा देंगे एक ही बार 271। हाँ सर। हाँ सर।
तो ये अगर मान के चलो अनाधिभोगी रैयत है, इसमें इसका कुछ ये उपयोग नहीं कर पाएगा, तो इसका भी अपना परिवार चलाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरा जोत भी होता है। तो इस ये जो रिचुअल या जो भी रीति से मिलता है, तो वही हम लोग का उल्लेख किसमें है, 38 में। 38 में बोल रहे हैं कि किसी रीति या किसी प्रथा के माध्यम से अनाधिभोगी रैयत को कुछ उपभोग करने का अधिकार मिलता है। तो ये हम लोग किसमें है, किसमें है ये 38। अब अगर ये जमीन जो इसका मान के ये क्या कर रही है, उपभोग नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे ये अनाधिभोगी रैयत है कि नहीं, इसका ये उपयोग कर पा रहा है, मतलब उपभोग करने के इसको दिया। अरे इसको भी तो जिंदा रहना है कि नहीं रहना है, तो इससे ये जो भी खेती बाड़ी हो गई इसका उत्पादन करके अपना जीवन यापन कर रहा है, और ये इसमें नहीं कर पा रहा है। तो अगर यहाँ ये किस में बोल रही है, 38 में, ये 1 है और ये 2 है। अब एक जो है ये 2 में उत्पादन कर रहा है, तो इसके लिए लगान देगा कि नहीं देगा, इसमें यहाँ तो लगान जिसका ये उत्पादन जिसका जोत कर रहा है उसमें अपना खाना पूर्ति निकाल रहा है, उसके लिए उसको लगान तो देना होगा कि नहीं देना होगा, तो देना होगा। तो कितना नंबर 39 40 में बोल रहा है लगान देना होगा, तो जरूरी थोड़ी है कि लगान समान रहेगा, लगान वृद्धि भी होगा। तो लगान वृद्धि किस में होगा, 40 में, मतलब लगान वृद्धि ये सब उस सेम प्रोसेस है। लेकिन देखिए यहाँ लगान वृद्धि किसका होगा, अनाधिभोगी रैयत का 40 में, अधिभोगी रैयत का लगान वृद्धि किसमें था, 27 से शुरू हुआ था, और 30 में क्या हुआ, मतलब क्रमित रूप से वृद्धि। 33 में लगान में कमी, और वो किसका था, अधिभोगी रैयत का। ये लगान वृद्धि किसका है, अनाधिभोगी रैयत का। अब 40 होगा, अब बेदखली भी तो होगा ना, बेदखली का भी तो प्रावधान होगा सॉरी। तो बेदखली किससे, बेदखली किसका होगा, ये बेदखल किसको करने का प्रावधान है इसमें, अनाधिभोगी रैयत का। तो मान के चलिए अगर कोई रैयत है, एक तो बेचारा इसके पास खाने का नहीं दिया, ऊपर से किसी व्यक्ति ने अगर दे दिया कि जाओ तुम खा, मतलब उसमें खेती बाड़ी करो और खाओ, और अगर उसके साथ भी अगर दगाबाज करेगा तो क्या वो रखेगा क्या हटाएगा, हाँ हटाएगा ना। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर काम नहीं किया, जो भूस्वामी के पास जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए थे उसके आधार पर काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, इसको हटाया जाएगा। जो भी प्रावधान उसमें है, अगर लगान जितना देने की बात किया गया था अगर उतना वो नहीं दे रहा है, तो उसको भी क्या करेगा, हटाया जाएगा। हटाएंगे नहीं हटाएंगे, 20 रुपया की बात किया है, ये 5 रुपया दे रहा है, तो मतलब हटाया जाएगा। दूसरा है कि मान के चला अगर इसका जो कंडीशन था कि चलो तुमको 20 साल ही में दे दूंगा, तब तक आपका ये जमीन भी आप उसको पैसा दे के जहां भी उपभोग करिएगा, तो 20 साल के बाद मेरे को मेरा जमीन दे देना है। तो उस टाइम भूस्वामी बोल रहा है अगर 20 साल तक ही अगर ये 20 साल तक खेती बाड़ी कर लिया, तो उसके 21 साल में फिर इसको भागना होगा, है कि नहीं। और सबसे ज्यादा यहां से जो क्वेश्चन पूछता है, अगर 3 साल में अगर तीसरा कृषि वर्ष शुरू होने के बाद, शायद 90 दिन है कि 30 दिन, 90 दिनों तक पिछले 2 वर्ष का अगर लगान नहीं देता तो हटाया जाएगा।
तो बेदखली करने का ये इनके पास मतलब नियम है। किसमें? धारा 41 में। किसका बेदखल होगा यहाँ पे? अनाधिभोगी रैयत का। 42 में क्या है? बेदखल से संबंधित कोई भी अगर मतलब ऐसे ऐसे केस हुआ कि किसी में टैक्स दे रहा है और पूरा नहीं दे रहा है, या फिर जो नियम है उसके आधार पर काम नहीं कर रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर भूस्वामी अगर हटा नहीं पा रहे तो कहीं ना कहीं किसी और को यहाँ हस्तक्षेप करना होगा ना। तो कौन करेंगे? हम लोग के यहाँ उपायुक्त। तो उपायुक्त के कहने पर या उपायुक्त के आदेश पर फिर जैसे अगर कुछ मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके बेसिस पर काम नहीं कर रहा है, लगान देना था ज्यादा और वो कम कर दे रहा है, तीसरा कृषि वर्ष शुरू हो गया, उसका 90 दिन बीत भी गया फिर भी टैक्स नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको हटाने के लिए कौन ये करेंगे? उपायुक्त। हाँ, तो इसके लिए बस वो भूस्वामी इसको आवेदन करेगा, फिर आवेदन करने के बाद ये उपायुक्त हटाएगा उनको। समझ में आया ना? अरे हाँ कि ना? कहीं कुछ डाउट है? 38 से 42 सिंपल कॉन्सेप्ट में गया। ठीक ठीक। अनाधिभोगी रैयत उस रैयत को कहते हैं जिसके पास मतलब उपयोग करने की जो खेती बाड़ी जो भी करेगा लेकिन उसका उपभोग करने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन अपनी जीवन यापन बचाने के लिए उसको भी कुछ रीति से या प्रथा के माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा जोत मिलता है, और जो एक्स्ट्रा जोत मिलते हैं ताकि वो मतलब अपना परिवार को चलाए। और इसका प्रावधान हम लोग किस में कर रहे हैं? 38 में। अब जब एक्स्ट्रा जोत मिलेगा, अगर ये एक्स्ट्रा जोत मिल रहा है कि उसमें उनका खान पान चलेगा, तो ये जो यहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं उसके लिए टैक्स देना होगा कि नहीं देना होगा? देना होगा। तो उसके लिए जो लगान देना है वो किस में? 39 में है। अगर लगान दे रहे तो अगर मान के चलिए लगान आप खेती बाड़ी ज्यादा हो रहा है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है, टाइम भी 5 साल 10 साल बीत गया, तो जाहिर सी बात है लगान में वृद्धि करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 40 में लगान की वृद्धि होगा। अब इतना समय होने के बाद एक वृद्धि भी हुआ, लगान भी लगा, अब क्या होगा? इसको बेदखल करने का भी तो प्रावधान होना चाहिए ना। तो बेदखल करने के लिए क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर काम नहीं कर रहा है रैयत, उसके अनुसार शर्त को नहीं मान रहा है, तो भी हटाया जा सकता है। लगान जितना की बात किया गया था अगर उतना नहीं दे पा रहा है तो भी हटाया जा सकता है। और अगर जो जमीन की जो खेती करने के लिए दिया गया जमीन है लेकिन वहां जाके वो तालाब बना रहा है या कुछ और काम कर रहा है, तो भी उसको हटाया जा सकता है। और 3 वर्ष शुरू मतलब 2 वर्ष तक उन्होंने लगान नहीं दिया, तीसरा खेती वर्ष शुरू हो जाता है कृषि वर्ष, उसका 90 दिन बीत भी जाता है, फिर भी अगर उन्होंने लगान पहले 2 साल का नहीं दे रहे तो भी उसको हटाया जाएगा। ये किसमें है? 41 में। और ये सब का जो मेन है, भूस्वामी तो हटा नहीं सकता है, उसके लिए आवेदन करना होगा उपायुक्त को, और उपायुक्त फिर उसमें विचार करके फिर उसको प्रावधान करना है, हटाना है कि नहीं हटाना है या कुछ रियायत देना है, वो डिसाइड कौन करेंगे? हम लोग का उपायुक्त। समझ में आ गया? अध्याय 7। ज्यादा खुश नहीं होना है कि एक दिन में 2 अध्याय हो रहा है। अध्याय 16 और 18 में पहुंचेंगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है ना? क्या हुआ 7? अध्याय 7। हाँ सर, बोलिए सर। सब ठीक है? सब ठीक है सर। सर छुट्टी ज्यादा मत करिए, टाइम कम है। छुट्टी कहाँ कर रहा हूँ जी? आप ही लोग टेस्ट वेस्ट नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं आप लोग बताइए? 8 बज गया, सिर्फ 3 आदमी। तो सर हम दे दिए ना एक तो बार। फिर से दीजिए ना, 90 प्लस लाइए दोनों में, तब मान जाएंगे।
अच्छा ठीक है सर। हाँ, उसमें तो इसीलिए अभी करवा रहे हैं कि वो 90 प्लस करिए, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन बहुत रेयर में ही जाने वाला है। हाँ सर, बहुत टफ होगा सब कुछ। तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री में वहाँ 5 क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ हम 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन पर एक्सेस करिए ना। जो 5 क्वेश्चन पूछेगा यहीं से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मिलेगा आपका। हाँ, ये बात तो है सर। तो फिर उसको दीजिए 90 प्लस लाइए, तो आप बोलेंगे कि हाँ कि जितना आप क्वेश्चन पढ़े हैं उतना किए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन को अभी रिवीजन नहीं करना है, अभी बुक रिवीजन करके फिर से टेस्ट देना है। ठीक है सर। हाँ। तो 4 और 6 में, अध्याय 4 में क्या है? अधिभोगी रैयत और 6 में अनाधिभोगी रैयत, अभी पढ़े ना। 4 में अधिभोगी और 6 में अनाधिभोगी रैयत। तो ये दोनों से जो छूट प्राप्त भूमि होता है वो हम लोग किस में पढ़ते हैं? अध्याय 7 में। इसको लगान मुक्त भूमि भी बोला जाता है, लगान मुक्त भूमि। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा लगान मुक्त भूमि कौन से धारा में होगा, तो धारा कितना होगा? 43। इसमें अधिभोगी रैयत और अनाधिभोगी रैयत से संबंधित जितना भी छूट प्राप्त भूमि है सब किस में आएगा हम लोग का? अध्याय 7 धारा 43। लगान मुक्त भूमि जैसे कौन कौन सा आएगा? छावनी बोर्ड में जो सरकारी भूमि होगा, रेलवे को जो देते हैं हम लोग, बाकी जो भी सहकारी काम के लिए जो होगा, सरकारी काम के लिए, तो ये सब जितना भी भूमि है, रोड, पेयजल के लिए अगर कुछ बन रहा है प्रोजेक्ट, कंपनी, सरकारी कंपनी, तो ये सब क्या होगा? लगान मुक्त भूमि होगा। ये किसमें है हम लोग का? अध्याय 7। अध्याय 7 खत्म। अध्याय 8 क्या है इसमें? चौतोर भूतृतियों के पट्टे और अंतरण। भूतृतियों के पट्टे और अंतरण। पट्टे और अंतरण। अंतरण मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। और पट्टे मतलब ये दो पट्टा नहीं समझ लेना है, ठीक ना? क्या है पट्टे का मतलब? क्या है पट्टे का मतलब? कागज होता है, जैसे पट्टा दिया जाता है, जैसे मान लीजिए क्या बोले उसको, जैसे एक तरह से आपका गाड़ी का है, गाड़ी का जो अपना लाइसेंस है, क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस या जो भी, मतलब गाड़ी का ओनरशिप जो ओनर बुक है, तो उसी तरह से जमीन का भी कुछ होगा ना, कि मतलब कितना है क्या है नहीं है उस गाड़ी के संबंधित। हाँ, मतलब कोई जमीन अगर पट्टे पे देते हैं तो पट्टे में लिखा रहता है, मतलब बट्टाईदार जो भी होता है, रैयत को जो मिलेगा उसके बारे में उल्लेख होगा ना, कौन सा जमीन है, कौन सा खसरा है, कौन सा खाता नंबर है, तो वो सब जिसमें लिखा रहता है जिस कागज में, उसी को क्या कहा गया? पट्टा। और उसका हस्तांतरण करना है। और किसका? जोतों का मतलब जो खेत मतलब ही जोत होता है एक प्रकार का। भूधृतिया मतलब जो भूधारक जो धारण करते हैं उसके जमीन से संबंधित है। और ये हम लोग का धारा कितना होगा? 44 से लेकर 51। कितना? 44 से 51। आइए 44 में एक ही बार। आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा कम से कम? जी सर, अगर आप तो बनाए। 44 में
जो रैयत होते हैं, रैयत किसी भूस्वामी के अधीन रहेगा, भूधारक के अधीन ही वो अपना जमीन को ये लेता है ना, उधारी में, लीज में। तो जो भी जमीन का, इसका जमीन का जो विवरण होगा, विवरण में क्या होगा, जमीन का आकार क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब बंजर है कि उपजाऊ है, जमीन के मतलब नदी किनारे है या टाड़ में है। तो ये सब जिसका विवरण हम लोग को, जो रैयत जो जमीन लेगा वो अपने पास वो रखेगा ना। तो ये पट्टा जो है, रैयत को पट्टा प्राप्त करने का अधिकार है किससे, भूधारक या भूस्वामी, यहां डायरेक्ट लिख लीजिए। भूस्वामी किसे पट्टा लेने का अधिकार किसको है। अगर मैं किसी का जमीन में काम कर रहा हूं तो कुछ कागज मेरे को लिख के देगा ना, नहीं तो कोई बगल वाला आके बोलेगा नहीं ना कि ये मेरे भाग में है, तो उसके लिए होता है कि लिख के देना है। इसको आप अगर सिंपल देखिएगा, अगर वेस्ट बंगाल जाइएगा, वेस्ट बंगाल जाइएगा तो अगर अपना गाड़ी नहीं है, अगर दूसरों का गाड़ी लेके जा रहे हैं और बिना ऑथोराइज किया हुआ गाड़ी जा रहे हैं, तो फिर वो गाड़ी पकड़ता है वो लोग। पता है कि नहीं पता है? हाँ, तो ये वेस्ट बंगाल में होता है। तो उसी टाइप से अगर कोई सामने, अगर मान के चलिए आप यहाँ खेती कर रहे हैं, सामने वाला दबंग किस्म का इंसान है, वो बोलेगा कि ये तो मेरा जमीन है, तो ये सब से बचने के लिए उसको पट्टा देना होगा, भूस्वामी को पट्टा देना होगा, किसको, रैयत को, कि जाओ मेरा जमीन में काम करो, ये मैं आपको ऑथोराइज कर रहा हूं। ये किसमें, हम लोग का 44 में। तो रैयत को पट्टा प्राप्त करने का अधिकार है भूस्वामी से, जिसमें जमीन के बारे में या जोत के बारे में विवरण स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। समझ में आ गया ना? अरे हाँ कि ना? तो पट्टा जो भूस्वामी देगा इसको, तो इसका एक कॉपी रखेगा कि नहीं अपने पास? इन्होंने लिख के दिया उसको, तो वो जो ये ऑथोराइज किया उसका भी तो अपने पास एक रखेगा ना कॉपी। तो ये किस में होगा हम लोग का 45 में। 44 में भूस्वामी ने पट्टा दिया रैयत को, और इसी का प्रति जो शर्त वगैरह जो है वो रखेंगे अपने पास, वो हम लोग का होगा 45। समझे? 46 क्या है 46 में? रैयत द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध। ठीक है, चलिए आइए। रैयत अपने जोत का हस्तांतरण है या क्या है, अंतरण? अंतरण तो हस्तांतरण ही हो रहा है, पर प्रतिबंध ये जनरली है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप आप बहुत की चीज का होगा। लेकिन अपवाद स्वरूप ये मतलब सामान्य रूप से जो रैयत है वो अंतरण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी और का जमीन को रखा है। तो क्या वो कर सकता है क्या? भूस्वामी मैं हूं, मैं किसी और को लीज में दिया हूं, तो क्या वो किसी और को दे सकता है क्या? सामान्य रूप से नहीं देगा। लेकिन इसका अपवाद भी है, और यहाँ जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धारा ये हो जाता है हम लोग का। कौन सा? और क्यों होता है अभी जब पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। और इसी का खेल रहता है जमीन खरीदने बिकने के टाइम, तो ये समझना बहुत जरूरी है। और 46 में ऐसे अंतरण नहीं होगा, लेकिन अपवाद स्वरूप कोई शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति, ये अगर जमीन अगर बेच रहा है किसी को, तो सिर्फ और सिर्फ एसटी को बेच सकता है समान थाना क्षेत्र में। मतलब एक ही थाना क्षेत्र में एसटी का जमीन लेन देन हो सकता है। समझ में आ रहा है? एक ही क्षेत्र में एसटी का जमीन
दूसरे एसटी को मिल सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एसटी को ही देगा, एससी और ओबीसी को नहीं दे सकता है। समझ में आया ना? शेड्यूल कास्ट और ओबीसी, जैसे शेड्यूल कास्ट है वो भी किसको देगा? सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट को ही देगा। शेड्यूल कास्ट को, और ओबीसी ओबीसी, ठीक ना? लेकिन यहाँ क्या है, बस एक चीज है, यहाँ पे एक जिला के अंतर्गत होगा, एक ही जिला में। मैं ओबीसी हूं तो मेरे जिला में दूसरा ओबीसी का मैं जमीन खरीद सकता हूं या मैं बेच सकता हूं उसको। कोई शेड्यूल कास्ट है तो एक जिले के अंतर्गत उस जमीन खरीद या बेच सकते हैं। अगर जनरल है तो किसी को भी और कहीं भी दे सकता है, किसी को भी और कहीं भी बेच सकता है या खरीद सकता है। जनरल का जमीन में, जनरल का जमीन एसटी भी खरीद सकता है, एससी भी और ओबीसी भी, लेकिन एससी एसटी ओबीसी का जमीन जनरल नहीं खरीद सकता है। और यही चीज को देखते हुए अभी जो झारखंड में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, आदिवासी महिलाओं से शादी ब्याह किया जा रहा है, और उसके बाद उस महिला के नाम से फिर जमीन का कब्जा किया जा रहा है। यही हो रहा है ना आजकल। हाँ, तो ये इसी के यहाँ यूज हो रहा है। अब बोल रहा है ठीक है, यहां तक ये आम आदमी का है। अब क्या सरकार को भी तो जमीन चाहिए ना? तो अगर कोई जमीन है किसी सरकार को गवर्नमेंट के लिए कुछ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रेलवे, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह है, तो उस केस में हम लोग जमीन दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरा चीज, किसी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ये 5 साल तक दे सकते हैं। कितने साल तक कॉन्ट्रैक्ट लीज कर सकते हैं? भूगत बंध, बंधक, ये 7 साल तक दे सकते हैं। और कोई बिहार उड़ीसा सहकारिता समिति के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनेगा, वो उसके लिए 15 साल तक हम लोग लीज में दे सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो भी हो, कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। लेकिन यहाँ टिस्को कितना 999 साल का साथ लीज लिया हुआ है, टिस्को का है। समझे? तो मतलब कैसे मतलब दुरुपयोग हुआ है कानून का, जमीन का। इस समझ में आ रहा है? सरकारी हुई है, सरकार कुछ उठाएगी तब ना। अभी सरकार रांची का जितना आदिवासी जमीन है, एनएच के सामने जितना भी आदिवासी जमीन है, सबको बेचवा रही है। मिली भगत के बिना ऐसा होगा ही नहीं इतना बड़ा। समझ में आया इतना दूर? कॉन्ट्रेक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट जो लीज में लेगा वो 5 साल तक ही दे सकते हैं। हालांकि अभी बढ़ गया है, लेकिन वो तो मतलब एसटी के लिए 5 साल है कि मतलब किसी का भी 5 साल? वो किसी के लिए भी होगा यहाँ पे लीज वाला में। तो आजकल तो लोग 100 साल का भी कर रहे हैं। 100 साल बोलते रहे, अभी ये हो रहा है, लेकिन उस वहां जो प्रावधान है वो यही है, 5 साल ही है। ठीक ना? उसमें हो सके कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है उपायुक्त उसमें, क्योंकि सबका मेन पावर कहाँ पे आ रहा है? उपायुक्त के वहां। तो उपायुक्त को वहां वो लिखवाया जा रहा है कुछ इस टाइप से, या फिर एनओसी बना देता है कि चलो मैं इनको 90 साल या 99 साल के लिए दे रहा हूं। जब एनओसी बना देगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। समझो, वही चीज है। एनओसी में वो ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएगा, उसमें लिख देता है कि मेरे तरफ से कोई आपत्ति नहीं होगा 90 साल तक। एग्रीमेंट टाइप का होता है वो।
भूगत बंधक। भूगत बंधक हम लोग पढ़े थे ना, भूगत बंधक रैयत कि 7 साल तक किसी को कोई पैसा दिया, उसके बदले वो किसी को भूगत बंधक रैयत बना सकता है। नहीं समझे? कोई भूस्वामी है और कोई रैयत है, रैयत को भूस्वामी रैयत से पैसा दिया। 1 मिनट। नहीं सर, वो मैं रैयत से वो मतलब भूस्वामी पैसा लिया है, तो फिर जब तक वो पैसा नहीं लौटाए खेत में वो काम करते रहे। हाँ, वही चीज है। समझ में आ गया ना? जी सर। हाँ। दूसरा आइए, क्या जो 15 साल वाला क्या लिखे? लीज वगैरह कोई भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, दुकान उकान खोलने के लिए या फिर कोई कम, वो सब लीज के लिए है 15 साल। अब यहाँ आइए कि किसी ने बोल दिया कि चलो मेरा जो पूर्वज है वो लोग गलत तरीके से या जो भी अंतरण किया गया है, अंतरण का बात है ना, अंतरण है ना इस टॉपिक में। अंतरण बोला जा रहा है कि मेरे जो पूर्वज है वो लोग की या मेरे दादा दादी जो भी है वो लोग गलत, वो लोग से बहला फुसला के आता है ना कि मद खिला के दारू पिला के वो साइन करवा देता है, होता है ना सर। तो बोलते ऐसा हुआ है तो उसका जांच करना है, तो उसके लिए ये है कि तभी जांच हो पाएगा जब 12 साल के अंदर ये पूछा जाएगा। मतलब अगर मान के चलिए 2010 में ऐसा आया कि मेरे दादा ने 2010 में साइन कर दिया है, जान मतलब अनजान में, कुछ पता नहीं चला, तो उसको 12 साल के अंतर्गत मतलब 2022 तक ही उसको उसमें मतलब उपायुक्त को वहां आवेदन दे सकता है कि मेरा इसका दोबारा इसमें बात किया जाए क्या हुआ है नहीं हुआ है। समझे? अरे हाँ कि ना? अब यहाँ दूसरी बात, अगर मान के चलिए कि अगर ये जानबूझकर ये अगर गलत बोल रहा है, किसी को परेशान करने के लिए अगर ये कर रहा है इस टाइप से, तो इसको जितना भी मुकदमा में जितना खर्चा है, ये खर्चा को वहन करना होगा। इसी को खर्चा का वहन करना होगा। किसको? इसको। अगर इन्होंने गलत कहा कि सब कुछ मतलब है, सब सही है, मतलब जैसे अंतरण हुआ इसका जांच होगा ना, और अगर उसमें अगर गलत इसको ही पाया आवेदनकर्ता को, तो पूरा खर्चा आवेदनकर्ता को देना पड़ेगा। क्यों उन लोगों को परेशान किया? हाँ, परेशान के प्रति। और अगर ये सही मिला तो इसको ये जमीन छोड़ना पड़ेगा, तो जमीन वापस होगा। अगर सही मिला जांच में क्या सच में मतलब उस टाइप से हुआ है, तो वो जमीन वापस होगा। और अगर जांच में ये पता चला कि ये गलत अपने से कर रहा है, तो फिर जितना खर्चा होगा फिर वो आवेदनकर्ता को देना होगा। समझ में आया ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इसी क्या है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट, मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट कितना है, लीज है 20 साल का है, 20 साल नहीं, यहाँ चूंकि ऐसे ही चल रहा है, तो मान के चलिए लीज 3 साल का है, या जो भी मतलब उसमें एग्रीमेंट में जो भी है। और अगर लीज पार हो जा रहा है, उसका टाइम पार हो गया, तो उसके 3 साल के अंतर्गत तो जमीन वापस भूस्वामी को ही मिलेगा। ये प्रावधान है। सब 46 में ही है। हाँ, सब 46 में ही है। सर लीज का टाइम मान के चलिए मैंने आपको दिया हूँ 15 साल का लीज में, मैं भूस्वामी हूँ, आप रैयत है, तो जैसे 15 साल खत्म हुआ और फिर भी अगर आप नहीं मेरे को रिटर्न कर रहे हैं, तो 3 साल के अंदर उपायुक्त का ये जवाबदेही है कि उपायुक्त आपको मतलब आपका जमीन लेकर मेरे को दे। समझे? समझ में आया कि नहीं जी? जी सर आगे। हाँ, चलिए, ये थोड़ा एक ही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज अभी जो हो रहा है, दुरुपयोग भी इसी धारा का होता है, और उपयोग होगा तो ही दुरुपयोग होगा। यहाँ जाहिर सी बात है, अभी आप लोग को ध्यान देने की वाली बात है, हम लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? सरायकेला में हम लोग हैं। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है,
यहाँ झारखंड में जो सीएनटी वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, ये 1951 के टाइम जो मतलब बना है ना, उस टाइम जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आधार पर अभी जमीन का लेन देन हो रहा है। तो अभी हम लोग सरायकेला वाले भी हम लोग रांची का जमीन खरीद सकते हैं, क्योंकि उस टाइम सरायकेला भी रांची जिला के अंतर्गत ही आता था, ठीक ना। तो अगर इसलिए अगर कोई हम लोग के एरिया के लोग बुंडू साइड जमीन ले पा रहे हैं, तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि झारखंड सरकार ने इसका जो बेस लाइन जो माना है 1951 को ही माना है, समझे। क्योंकि मुझे भी डाउट था, क्योंकि हम लोग दूसरे जगह कोई जान पहचान लिया है रांची डिस्ट्रिक्ट में, और हम लोग यहाँ पढ़े थे कि सेम डिस्ट्रिक्ट का यहाँ होता है, तो सेम डिस्ट्रिक्ट हम लोग का सरायकेला पड़ता। तो बाद में पता चला कि जो बेस ईयर है वो 1951 है। बोले हम लोग अगर पूर्वी सिंहभूम में लेना चाहिए तो क्या नहीं ले सकते? ले सकते हैं पूर्वी सिंहभूम में भी, क्योंकि पूरा एरिया उस टाइम 1951 में सिर्फ रांची जिला था ना। हाँ हाँ, नहीं एसटी का नहीं ले सकते, उसमें भले ही जिला में लेंगे लेकिन ओबीसी का ही लेगा। एससी लीज में ले सकते, लेकिन स्वामित्व तो नहीं हो रहे ना आप। 100 साल में काम तो हाँ, एक जिंदगी जीने कितना 100 साल ही तो जीना है क्या सुरेश, लेके रखो। एसटी में है ये थाना एक होना चाहिए, और इसमें जिला एक होना चाहिए, ठीक ना। मिटा दे। कितना है अभी? 46 47 में क्या है? विक्रय और 47 में बोल रहा है कि न्यायालय किसी रैयत को भूमि या मतलब जो है जोत को बेचने के लिए आदेश नहीं दे सकता है। 46 में अंदर है, 47 में विक्रय ना। न्यायालय विक्रय के लिए आदेश नहीं दे सकते, या आदेश प्रतिबंध है, इसका विक्रय प्रतिबंध रखा है किसमें? न्यायालय में जमीनों का। लेकिन अपवाद है, अपवाद में देखिए, अपवाद है अगर जो रैयत है वो अगर लगान नहीं दे रहा है तो उसके वसूली के लिए बेच सकते हैं, क्या विक्रय कर सकते हैं, वसूली के लिए विक्रय पॉसिबल है। अगर रैयत ने बैंक से उधार लिए हैं और उधारी अभी तक है तो उसमें भी विक्रय कर सकते हैं। लेकिन तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि ये जो भी क्रय विक्रय होगा ये धारा 46 के अधीन होगा, और 46 के अधीन क्रय विक्रय होगा मतलब एससी क्या एससी, एसटी क्या एसटी, और ओबीसी क्या ओबीसी। समझ में आया ना? ये 47 है। फर्स्ट वाला में लगान तो रैयत भूस्वामी को देता है। हाँ, तो वो फिर केस करेगा ना कि मेरे को नहीं मिल रहे तो उसका जमीन बेचो, फिर ये करे। भूस्वामी बेच सकता है फिर। हाँ, भूस्वामी बेच भूधारक। भूधारक भूस्वामी तो एक मेन पूरा ये हो जाएगा। भूधारक बेच सकता है। हाँ, उसमें बेचेंगे तो जिसका मेन है उसका चल जाएगा ना। जैसे हम बीच पे लिए और आप ऑनर भूधारक, तो आपका अगर हम नहीं रैयत भी उसमें जो उसका पट्टा मिलेगा उसके आधार पर वो बेच सकता है। बेच सकता है मतलब उसमें फिर वहां पूछना पड़ेगा किसी और को दे रहे हैं, भूस्वामी के वहां, भूधारक के वहां कोई ये है, ठीक, ये मान के चलिए भूधारक है। ये किसको दिया? बी को दिया जो रैयत है, ठीक। अब ये चाह रहा है कि मैं भूस्वामी होगा, भूधारक और रैयत तो सेम है। भूधारक और रैयत एक्चुअली सेम नहीं है। रैयत जो लीज में ये सिर्फ काम करने के लिए है,
भूधारक का अभी आप इसको खतियानी से मानिए, आप इसको खतियानी हम लोग का नाम है, दादा के नाम पे है, परदादा के नाम है, लेकिन एक्चुअली वो जमीन किसका है? झारखंड सरकार की है। तो वो चीज है। और खतियानी जो मतलब यहाँ पे जो हम लोग भागी दे रहे हैं, तो सर हम लोग भी तो भूस्वामी नहीं है। भूस्वामी हम लोग नहीं है। हम लोग भी तो टैक्स देते हैं ना। जब अभी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आप लगान काटते हैं कि नहीं काटते हैं? काटते हैं। तो वही चीज है। तो ये रैयत मान के चलिए, इसको पैसे इनके पास वसूली करने का ये है, मतलब पैसा देना है लेकिन नहीं है, तो ये अपना ये किसी और को हस्तांतरित तो कर सकते हैं ना, कुछ पैसा, कुछ जो भी है इसका जमीन। सर हाँ, तो भूधारक भी तो सब खेत मतलब जमीन बेचता ही है। नहीं, वो बेचा थोड़ी है रैयत को, वो तो दिया है लीज पे, तो उसको कैसे राइट्स होगा कि वो भूमि को बेचेगा, अपना लगान नहीं भर रहा है तो। फिर से पढ़िए तो देखिए क्या लिखा हुआ है। कितना, कौन सा पॉइंट है? 47। इसमें रैयत है तो जो पट्टा है, मेरे को लग रहा है वो अधिकारी है उस टाइप से, और उसको ये बेच सकता है, वही लिखा हुआ है, बिक्री वहां लिखा हुआ है। तो सर हम लोग किसी का मतलब जमीन खरीदते हैं, हाँ, तो अब ये भी तो इसी के मतलब ये में आता नहीं कैटेगरी। हम लोग खतियानी भूधारक भी होते हैं और रैयत भी होते हैं। हाँ, तो हम लोग अगर कहीं पे आज नया जमीन खरीदे तो वो भी तो न्यायालय के अधीन खरीदे। न्यायालय के अधीन। हम लोग उसी से तो कागज बनता है। न्यायालय के अधीन नहीं, ये तो न्याय, जैसे हम लोग किसी को खरीदेंगे या बेचेंगे, अगर मैं किसी को बेच रहा हूँ तो न्यायालय थोड़ी ना मेरे को बोल रहा है कि आप, मेरे को न्यायालय ने आदेश तो नहीं दिया ना कि आप बेचो, लेकिन मैं अपने अनुसार बेच रहा हूँ, मुझे अपने, हाँ, मतलब न्याय, इनका कहना है कि न्यायालय आदेश नहीं देगा बेचने के लिए, लेकिन वो आदेश तब दे सकता है अगर आपका लगान बचा हुआ है, आपका बैंक में पैसा, जैसे अभी केसीसी लोन है, केसीसी लोन अगर बचा हुआ तो यहाँ न्यायालय बोल सकता है कि आप अपना जमीन बेचो और उनको दो, जो जमीन दिखाए और लोन देने के टाइम वो दिखाओ और उसको बेचो और पैसा बैंक को वापस करो, ये बोल सकते हैं न्यायालय। और जहां तक है कि रैयत में भी यहाँ विक्रय की बात करें तो ये विक्रय करने के इसके पास अधिकार है, तभी वो विक्रय की बात कर रहा है, ठीक ना। और जहां तक जैसे हम लोग का लेन देन का जो होता है विक्रय, अभी भी हम लोग सिर्फ विक्रय, मैं किसी को विक्रय देता हूँ तभी होता है, या फिर वो जाके एसडीओ ऑफिस में वो वहां पे चढ़ाते तब जाके होता है। रजिस्ट्रेशन का, हाँ। एसडीओ ऑफिस में जाना होता है, तो एसडीओ किसका है? झारखंड सरकार का है, तो भूस्वामी का ही एक पार्ट वहां पे माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 48 क्या है? यहाँ भूमिहारी इससे संबंधित कुछ है, क्या है भूमिहार? वही हरी बुद्धि के अंतरण भूमिहारी भूधृति भी अपना जमीन का मतलब अंतरण कर सकता है, उसमें भी जो नियम कानून जो हम लोग का 46 में है उसी के आधार पर होगा, इसे विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन अपना वो अपवाद स्वरूप वो भी SC/SC को अपना सेम थाना में, मतलब ST/ST अपना सेम थाना में ही वो कर सकता है। किसमें है ये 1848 में है। 49 में क्या है? जोत का अधिकार संबंधित कुछ है। में क्या बताया सेम थाना में? अरे सेम थाना 48 नहीं है, एक्चुअली 46 में है ना कि क्रय विक्रय हमको अधिकार देगा यहाँ पे, लेकिन क्रय विक्रय किसके आधार पर होगा? शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब है तो शेड्यूल ट्राइब को, और ओबीसी है तो ओबीसी को ही मिलेगा, वो चीज है। 49 में क्या है?
कतिपय प्रयोजनों के लिए भूयारी भूइहारी भूधृति का अंतर भूधृति के अंतरण ना। अंतरण। और ये क्या है, जोत है ना। भूइहारी क्या है और कितना है ये 49। तो भूइहारी जमीन का भी मतलब उपयोग करने के लिए, जैसे कंपनी बैठाने के लिए, माइंस मतलब खनन करने के लिए, कोई अगर जैसे चांडिल डैम वगैरह कुछ उस तरह से प्रोजेक्ट बन रहा है पन बिजली उत्पादन करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में अंतरण किया जा सकता है। समझ में आया? ये 49 है। 50 में क्या है, इसमें भी अंतरण का ही होगा, लेकिन इसमें किसका है यहाँ, भूस्वामी द्वारा होगा। भूधृति या जोत का अर्जन। हाँ, भूस्वामी क्या लिखा है, द्वारा हाँ, भूधृति भूधृति या जोत का अर्जन। जोत का अर्जन, ये भूस्वामी कर रहा है। तो अगर भूधारक या रैयत के पास अगर जमीन है और वो अगर भूस्वामी को जरूरत है, मतलब सरकार को खुद को जरूरत है, तो सरकार कोई भी जमीन को अपना कब्जा कर सकती। जैसे अभी एनएच अगर बन रहा है, तो एनएच अगर बनने के अगर वो प्रोजेक्ट पास हो गया है, तो उस पास में जो भी जमीन है वो जमीन वो सरकार लेकर ही रहेगी, भले उसमें कुछ मुआवजा दे। वही है ना। अभी अगर जो भी डैम बन रहा है या जो भी मल्टी प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उस एरिया में जो भी जमीन है भले हम लोग के नाम पे है, लेकिन वो क्या सरकार ले लेती कि नहीं लेती है? लेती है। तो वही चीज है। 50 51 51 नहीं दिया है। अगर उड़ान में नहीं दिए तो मान के चलो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ 51 है क्या। नया वाला में दिया हुआ है। दिया हुआ है ना, तो थोड़ा बताए तो क्या लिखा हुआ है। जो दिया हुआ है पतंजलि वाला में बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज किया है, मेरे को भी समझ में नहीं आया। उड़ान वाला पता नहीं क्या लिखा है। भूस्वामी को दिए लगान के लिए पतंजलि में भी यही है, लेकिन इसको समझने के लिए मुझे भी टाइम लग रहा है। यही लिखा है ना कि अंतरण की सूचना के बिना भूतपूर्व स्वामी को दिए गए लगान के लिए अभिधारी भूस्वामी के हित की अंतरिक्ति के प्रति दायी नहीं होगा। यही लिखा है ना। तो इसको ये लोग को रट्टा मार लीजिए जो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। रास्ता में गड्ढा मिले तो गड्ढा साइड होकर पार होना है, समझे। बाकी देख लेना इसको कैसे समझेंगे एक बार। बाकी सब समझ में आ गया ना। हाँ, तो हम लोग का अध्याय 1 में क्या था, बोलते चलिए आप लोग। अध्याय 1 2 3 4 5 6 में प्रारंभिकी नाम प्रसार परिभाषा है 1 से लेकर 3। दूसरा में है काश्तकारों का वर्गीकरण 4 से 8। तीसरा में है भूधारक 9 से 15। चौथा में है अधिभोगी रैयत 16 से 36। पांचवा में खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त युक्त रैयत 37। अनाधिभोगी रैयत 38 से 42। साथ में है कि 4 और 6 से प्राप्त छूट प्राप्त भूमि या लगन मुक्त भूमि है। 8वां में हम लोग का जोतों और क्या है पट्टों का अंतरण और कुछ उसी टाइप से कुछ है ना, क्या है जी। वो है जोतों और भूतृतियों के पट्टे और अंतरण।
हाँ, तो अब तक हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आगे कल इससे आगे बढ़ेंगे।